हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक भूगोल के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, आर्थिक भूगोल क्या होता है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने भी परिभाषाएं दी हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, यानी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसका विषय क्षेत्र क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल के उपागम। तो आज इन्हीं टॉपिकों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है। देखिए, इसी में आपको पता चलेगा कि आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं। देखिए, आर्थिक भूगोल के क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर, आर्थिक भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। जैसे हर क्षेत्र में, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र होता है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो मानवों के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, इसी का अध्ययन किया जाता है। इसी को आर्थिक भूगोल कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में मानवों के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है। क्योंकि आर्थिक क्रियाकलाप मनुष्य के गुणात्मक जीवन स्तर को दर्शाते हैं। आर्थिक भूगोल के विकास प्रक्रिया में उपलब्ध संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आर्थिक भूगोल में जो मानव विकास करता है, आर्थिक रूप से जो विकास करता है, उसमें जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए इसको आर्थिक भूगोल कहा जाता है। अब आर्थिक भूगोल की परिभाषा जान लेते हैं। आपको तो पता चल गया होगा कि आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं। चलिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में जैसे अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कोई जो है मुंबई सिटी है, कोई जो है लखनऊ सिटी हो गया। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में मानवों के आर्थिक क्रियाकलापों को, जो आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग आर्थिक भूगोल कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है। तो आर्थिक भूगोल के संबंध में जो है भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। देखिए, प्रो जिम्मरमैन हैं, उन्होंने कहा कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के आर्थिक जीवन और आर्थिक वातावरण से संबंधित होती है। जिमरमैन ने क्या कहा कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के आर्थिक जीवन, जो मनुष्यों का जो आर्थिक जीवन होता है और आर्थिक वातावरण है, उससे संबंधित होती है। उसी को आर्थिक भूगोल कहा जाता है। मतलब मनुष्य के आर्थिक जीवन, ठीक है, और आर्थिक वातावरण से संबंधित भूगोल को आर्थिक भूगोल कहते हैं। इन्होंने ये परिभाषा दी है। फिर प्रोफेसर R.E. मर्फी ने कहा कि आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करता है। जो मनुष्य जीवन जीता है और एक जगह से दूसरी जगह जो जाता है अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, तो इसी में जो समानताएं और असमानताएं होती हैं, उसी को आर्थिक भूगोल कहा जाता है।
प्रोफेसर स्टैम्प हैं, इन्होंने कहा कि आर्थिक भूगोल उन भौगोलिक एवं अन्य कारकों से संबंधित होते हैं जो मनुष्य की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक कि वे उत्पादन और व्यापार से जुड़े रहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो आर्थिक भूगोल है उन भौगोलिक और अन्य कारकों से संबंधित होते हैं जो मनुष्य की जो उत्पादकता है उसको प्रभावित करते हैं, और वहीं तक जहाँ तक कि जो व्यापार से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ तक कि मनुष्य उत्पादन और व्यापार से जुड़े रहते हैं, केवल वहीं तक प्रभावित करते हैं। जोन्स हैं, उन्होंने कहा कि मनुष्य के उत्पादन से वितरित प्राकृतिक तत्वों एवं आर्थिक दशाओं के संबंधों का अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है। जो मनुष्य के उत्पादन के से जो वितरित प्राकृतिक तत्व होते हैं उसी के आर्थिक दशाओं को आर्थिक भूगोल कहा जाता है। तो सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, हालांकि कहने का जो मतलब निकलता है वो सबका एक ही मतलब निकलता है, लेकिन कहने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। इसलिए सभी विद्वानों का जो है विचार हम लोग पढ़ते हैं ताकि उनके जो कहने का मतलब है वो पता चले। अब देखिए आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या होता है, यानी आर्थिक भूगोल में हम लोग पढ़ते क्या क्या हैं, आता क्या है आर्थिक भूगोल में। देखिए पहले तो आर्थिक भूगोल के कार्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित विचारधाराएं हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं और उनके जीविकोपार्जन है उसी के साधनों का अध्ययन है, यानी जीविकोपार्जन के साधनों का अध्ययन है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है। आर्थिक भूगोल क्या है? मानव के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है जिसका कि उसे जीवन और कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्या कह रहा है? आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले कृषि, खनिज एवं उद्योग साधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोक्ता व निजी व्यवसाय परिवहन के मार्गों का समुचित अध्ययन है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में। देखिए अभी और भी है। आर्थिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसको मुख्य रूप से उसमें जो है 3 पक्षों का अध्ययन किया जाता है, 3 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक तो है प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, और उसके बाद है आर्थिक क्रियाएं। तो प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और आर्थिक क्रियाएं, तो इन सभी चीज़ों का, इन 3 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। अब प्राकृतिक संसाधन में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, चलिए जानते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन के अंतर्गत हम किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र में स्थित जलवायु, मिट्टी के प्रकार, इनके गुण और वातावरण पर इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे, जलीय संसाधन, वनस्पति एवं पशु संसाधन, ठीक है, खनिज संसाधन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। हालांकि ये सभी आर्थिक भूगोल में ही आते हैं क्योंकि ये आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे खनिज है, खनिज क्या है? आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। कोई संसाधन है वो भी आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधन में हम लोग वैसे संसाधन का जो है अध्ययन करते हैं जो कि आर्थिक रूप से मनुष्यों के साथ जुड़ा हुआ हो।
अगला है मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन का अंतर्गत जनसंख्या का घनत्व, वितरण, विशेषताएं, स्त्री पुरुषों का अनुपात, आय वर्ग, साक्षरता, स्थानांतरण, सामाजिक संगठन, बस्तियां, मार्ग एवं कारखाने आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। और वहीं पर आर्थिक क्रियाओं का अंतर्गत जो है आर्थिक संसाधनों का विकास, आर्थिक संसाधनों का दोहन और योजनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब किस तरह से आर्थिक जो है संसाधनों का विकास हो रहा है, उसका किस तरह से दोहन हो रहा है, आर्थिक रूप जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई गई, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है आर्थिक क्रियाओं में। अब मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं जो हैं, इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? पहला तो प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं, दूसरा द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं, तीसरा तृतीयक उत्पादन क्रियाएं और चौथा चतुर्थ उत्पादन क्रियाएं। तो इन चारों के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं क्या होती हैं। तो प्राथमिक उत्पादन क्रियाओं में जो है भोजन इकट्ठा करना, जैसे कृषि करना, ठीक है, कृषि करना, आखेट हो गया, आखेट माने शिकार करना, पशुपालन, मत्स्य पालन और जो है कृषि आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं में क्या सम्मिलित होती हैं? तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, आखेट हो गया, भोजन इकट्ठा करना, ये सभी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं जिसमें कृषि से संबंधित होती हैं, केवल जो जमीन से जुड़ी हुई होती हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों के सीधे उपयोग की जानकारी मिलती है। अब द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं क्या हैं? तो द्वितीयक उत्पादन क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उनको अधिक शुद्ध बनाया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है। इसमें लकड़ी काटना, खान खोदना, निर्माण उद्योग, व्यापार व कृषि आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसे द्वितीयक उत्पादन क्रिया में होती क्या है, अब समझिएगा। जैसे कृषि को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। कृषि से हम लोगों ने मक्के का उत्पादन किया, ठीक है। मक्का को जो है उसका जैसे बिस्किट वगैरह बनाया गया। मक्का, मान लीजिए ये मक्का है, ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हमने इसका उत्पादन किया। यही द्वितीयक उत्पादन क्रिया में जब जाएंगी तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि मक्के को या गेहूं को, जैसे गेहूं का उत्पादन भी सब प्राथमिक क्रिया में ही आएंगी। तो मक्के का उपयोग करके हमने क्या किया कि बिस्किट बना दिया या कोई और चीज़ बना दिया। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं हैं, क्योंकि हम लोग जो प्राथमिक क्रियाओं से उत्पन्न उत्पाद को हमने उसको कुछ और दूसरे चीज़ों में बदल दिया। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि यह द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं हैं। जैसे लकड़ी हम लोग काटते हैं, तो लकड़ी क्या है? लकड़ी प्राथमिक क्रिया जो है प्राथमिक क्रिया का वस्तु है, प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं के अंतर्गत आता है। तो लकड़ी से अगर हम कुर्सी बना लेते हैं तो वो द्वितीय क्रियाएं के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो वे द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं हो जाएंगी। या लकड़ी से हम लोग कोई टेबल बना लेते हैं तो वो भी द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आएंगी। मतलब जो जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं, और अगर उसी चीज़ का हम लोग उपयोग करके कुछ अलग तरीके से बना लेते हैं तो उसको हम लोग द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं कहते हैं। द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं में हमेशा प्राथमिक उत्पादन क्रियाओं को जो है प्राथमिक उत्पादन क्रियाओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है।
अब चलिए तृतीयक उत्पादन क्रियाएं देखते हैं कि तृतीयक उत्पादन क्रियाएं क्या होती हैं। तृतीयक उत्पादन क्रियाओं में मनुष्य की कार्य कुशलता को दर्शाया जाता है। इसमें प्राथमिक और मुख्य उत्पादक वस्तुओं को उपभोक्ता एवं उद्योगपतियों तक पहुंचाया जाता है। इसमें इसको जो है सेवा क्रियाएं भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें भी संचार, वितरण, संस्थाएं, व्यक्ति विनिमय आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसे इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है, सेवा देने वाली क्रियाएं, क्योंकि इसमें बैंकिंग आती है। तो बैंक क्या करता है? बैंक हमें सेवा देता है। होटल और जो है और भी चीज़ें, जो संस्थाएं हैं जो मनुष्यों के लाभ के लिए बनाई गई हैं, मनुष्यों को सेवा देने के लिए बनाई गई हैं, तो ये सभी आते हैं तृतीयक उत्पादन क्रियाएं के अंतर्गत। ये प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाएं से अलग होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। अब चतुर्थ उत्पादन क्रियाएं क्या हैं? तो चतुर्थ उत्पादन क्रियाओं में अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली सेवाएं हैं। जैसे कुछ सेवा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य प्रबंधन, शासन, सुरक्षा, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्य होते हैं, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है इसमें। जैसे स्कूल हो गया, शिक्षा हो गया, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली सेवाएं हैं। जैसे स्वास्थ्य है, प्रबंधन है, शासन व्यवस्था है। तो ये सभी सेवाएं जो है चतुर्थ उत्पादन क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं। तो फाइनली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, प्राथमिक क्रियाओं में जैसे पेड़ का जो है कृषि का उत्पादन किया गया, ठीक है, मतलब एक अनाज का उत्पादन किया गया। मान लीजिए कि मक्का को ही एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, तो मक्का का ही मान लीजिए। मक्का हुआ प्राथमिक क्रियाएं का, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का। और मक्का को ही हम लोगों ने जो है उद्योग में डालकर उसको हमने उद्योग की सहायता से उसको हमने बिस्किट बना दिया। तो ये हो गई द्वितीयक क्रियाएं के अंतर्गत, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि द्वितीयक क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाओं वाली वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अब तृतीयक जो क्षेत्र है वो थोड़ा अलग है। इसमें जो है बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, ठीक है, ये सभी आते हैं। कुछ संस्थाएं हैं, ये सभी आती हैं जो हमें सेवा देती है। और चतुर्थ क्षेत्र में क्या होती है? तो चतुर्थ क्षेत्र में शिक्षा आ गया, ठीक है, शासन व्यवस्था आ गया, सुरक्षा आ गया, कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्य आ गया। तो इसको हम लोग चतुर्थ उत्पादन क्रियाएं में कहेंगे। जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्य किया जा रहा है या अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो क्या उसको कहते हैं, आयात निर्यात किया जा रहा है, तो ये सभी चतुर्थ उत्पादन क्रियाएं में आएंगी। तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल समझ गए होंगे। समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर करें। चलिए, अब आर्थिक भूगोल के उपागम क्या है, इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, आर्थिक भूगोल के अध्ययन के लिए अनेक उपागमों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक उपागम एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक भूगोल के संतुलित विवेचन के लिए इन सभी उपागमों का संतुलित एवं संबंधित उपयोग लाभप्रद होगा। आर्थिक भूगोल के उपागम को इन 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है? पहला है वस्तुगत उपागम। देखिए ये क्या होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तुओं के वितरण के लिए अलग अलग विश्लेषण किया जाता है। जैसे गेहूं, चावल, लौह अयस्क आदि का विश्व में वितरण। तो वस्तुगत उपागम के अंतर्गत क्या किया जाता है कि इसमें जितनी भी वस्तुएं आती हैं, जैसे गेहूं, चावल, लौह अयस्क, इन
सभी का जो है मतलब कि वितरण के लिए अलग अलग विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अलग अलग रूप से बांटा जाता है इसको। और एक है प्रादेशिक उपागम। इसमें पहले संपूर्ण विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित कर लिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक प्रदेश में साधनों एवं प्राकृतिक वातावरण के पद पर प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरह से प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत जो है पूरे विश्व को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। उसके बाद प्रत्येक प्रदेश में साधनों एवं प्राकृतिक वातावरण के पद पर प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। अब सैद्धांतिक उपागम क्या है? देखिए, सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत किसी वस्तु की विशेषताओं एवं प्रतिरूपों का विश्लेषण सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। प्रदेशों और वस्तुओं के लिए समान सिद्धांत लागू किए जाते हैं। जो सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत जैसे कोई भी वस्तु है तो उसकी विशेषताएं, उसकी जो प्रतिरूप क्या है, इन सभी का विश्लेषण सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। तो इसी को सैद्धांतिक उपागम कहते हैं। इसके बाद है क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध जो है उपागम के अंतर्गत वस्तुओं के वितरण की सम्मानी, ठीक है, वस्तुओं के वितरण की क्या है, सम्मानीय सेवाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। इसके द्वारा आर्थिक भूगोल की विशेष दृष्टिकोण और उद्देश्यों का अध्ययन जो है संभव हो पाता है। तो क्रमबद्ध उपागम में क्या होता है कि इस जो है क्रमबद्ध उपागम में वस्तुओं का वितरण जो है वो क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है और इसके द्वारा क्या है, आर्थिक भूगोल के विशेष दृष्टिकोण और उद्देश्यों का अध्ययन संभव हो पाता है। तो आई होप कि आप यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अभी तक जो है आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।